ये कहानी जोसेon इरा की रॉयल फैमिली से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि जोसेon के लोग काफी वक्त से बुरे हाल में थे, जिस वजह से वहां के टेम्पल का हेड ह्योन्सो बुराई को खत्म करने के लिए रोज रिचुअल करता था। क्वीन डुवैगर यानी मरे हुए किंग की पत्नी काफी टाइम से रॉयल फैमिली के लिए एक हेयर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी डॉटर इन लॉ क्वीन शिम बहुत वक्त गुजारने के बाद भी उसे कोई हेयर नहीं दे पा रही थी। क्वीन डुवैगर अपने एक नौकर को भेजकर होंगजू नामी औरत को उससे मिलने के लिए बुलाती है, जो कि काला जादू करना जानती थी। होंगजू शिम को चेक करने के बाद क्वीन डुवैगर को बताती है कि शिम असल में इनफर्टाइल है। ये सुनकर क्वीन डुवैगर का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। मौके का फायदा उठाकर होंगजू उसे कहती है कि वो अपने काले जादू के जरिए शिम को फर्टाइल कर सकती है। क्वीन डुवैगर बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देती है। इसके बाद हम मिलते हैं हायरन से, जो महल में काम करने वाली लड़की थी, लेकिन साथ गॉड गिफ्टेड भी थी। एक रात उसे महसूस हो जाता है कि किंग मायोंग की तबीयत बहुत खराब होने वाली है। वो इस बात की खबर फौरन रॉयल डॉक्टर को दे देती है, जो किंग के पास पहुंचकर वक्त पर उसे ठीक कर देता है। ऐसे हायरन महल में मशहूर हो जाती है। होंगजू उसके बारे में सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफी वक्त से ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रही थी, जिसे वो अपने काले जादू में इस्तेमाल कर सके। वो शिम को भी अपनी बातों में ले आती है, जिसके बाद शिम हायरन को उसके परिवार को मारने की धमकी देते हुए एक रात म्योंग के साथ गुजारने के लिए कहती है। यहाँ पता चलता है कि ये ह्योंगजो का ही प्लान था, जो हायरन के प्रेग्नेंट होने के बाद अपने काले जादू के जरिए उसका बच्चा शिम के अंदर डालने वाली थी। हायरन को शिम की बात माननी पड़ती है और वो बहुत रोते हुए रात म्योंग के साथ गुजार लेती है, जिसके बाद अगले दिन वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये सुनते ही होंगजू अपना रिचुअल स्टार्ट करने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन तभी ह्योन्सो उसे रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले ह्योन्सो कुछ कर पाता, क्वीन डुवैगर आकर उसे अपने लोगों से धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देती है। इसी के साथ होंगजू भी अपना रिचुअल शुरू कर देती है। ह्योन्सो के लोग जो बाहर एक मैजिकल मिरर लेकर खड़े थे, होंगजू के रिचुअल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंगजू के लोग आकर उन्हें जख्मी कर देते हैं। ऐसे मिरर के टुकड़े होकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। होंगजू भी अपना रिचुअल पूरा कर लेती है। हायरन भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंगजू के लोग उसे रोक लेते हैं। यहाँ होंगजू भी आ जाती है और उसके सामने उसके परिवार को मार डालती है। ये देखकर हायरन की पावर्स जाग जाती हैं। वो अकेले ही होंगजू के सारे लोगों को मारकर उसका भी गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से शिम उसके अंदर चाकू घुसा देती है। मरने से पहले हायरन शिम को श्राप दे जाती है कि उसके ट्विंस होंगे, जो 17 साल के होते ही मर जाएंगे, और जो उनसे प्यार करेगा वो भी मर जाएगा। इसके बाद वक्त गुजरता जाता है। शिम के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो सच में कर्स्ड होते हैं, जिस वजह से वो क्वीन डुवैगर को ये आइडिया देती है कि वो लोग सारा कर्ज एक बच्चे में डालकर अगर बच्चे को जला दें तो कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे को सिर्फ एक अच्छा जादूगर जैसे ह्योन्सो ही जला सकता है। ये लोग ह्योन्सो को बुलाते हैं, जो बच्चे को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे सारा कर्ज लड़की में डाल दिया जाता है, जिसके कान के पीछे एक लाल निशान बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्योन्सो ने उसे आग में फेंक दिया है। अब 17 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ प्रिंस सून भी बड़ा हो चुका है और अगले दिन ही उसकी 17th बर्थडे है। इसके बाद हम मिलते हैं ह्योजून से, जो पैसे कमाने के पीछे पागल रहता था, इसीलिए वो कोई झूठे मैजिक पोशन बेचने के नाम पर महल में घुस जाता है, जहाँ सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए उसे जमीन पर एक मिरर का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो कीमती चीज समझकर अपने पास रख लेता है। एक दिन उसका सौतेला भाई ओके, जो उसे पसंद नहीं करता था, वो उसे एक पतंग के पीछे ब्लैक फॉरेस्ट में जाने के बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। ह्योजून गहरी सोच में आ जाता है, क्योंकि माना जाता था कि ब्लैक फॉरेस्ट में जाने वाले जिंदा वापस नहीं आते। लेकिन आखिर ह्योजून काइट लेने फॉरेस्ट के अंदर चला
जाता है। ह्योजून काइट का पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक घर पर पहुंचता है। घर के चारों तरफ उसे तलिस्मान बंधे नजर आते हैं। साथ ही वो देखता है कि घर के अंदर एक दरख्त है जिस पर वो काइट बंधी हुई है। ऐसे वो काइट को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उससे काइट उड़ जाती है। ह्योजून खड़ा काइट को देखने लगता है, तभी कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी स्योरी नामी एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है। स्योरी उसे उसकी काइट उड़ाने के लिए डांटने लगती है। माफी के तौर पर वो ह्योजून से बाउंड्री के बाहर एक दरख्त पर से एप्पल तोड़वाती है। इतने में हम पीछे से एक आदमी को आते देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ह्योनस्यो ही था, जिसे देखकर ह्योजून भाग जाता है। स्योरी उसे अपने पिता के तौर पर जानती है। यहाँ पता चलता है कि ह्योनस्यो ने स्योरी को 17 साल पहले आग में फेंकने का सिर्फ नाटक किया था। इसमें उसके म्योंग ने मदद की थी, क्योंकि वो चाहता था कि ह्योनस्यो उसकी बेटी को काले जादू से आजाद करवाकर सुरक्षित रखे। उस दिन के बाद से ह्योनस्यो अपने लोगों के साथ कर्ज का क्योर ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि एक लड़का योन स्योरी के लिए फ्लावर्स लाता है। स्योरी उसे अपना भाई समझती है, क्योंकि ऐसा उसे ह्योनस्यो ने बताया था। योन असल में ह्योनस्यो का असली बेटा है, जो स्योरी का बहुत ख्याल रखता है और उसे पसंद भी करने लगा था। दूसरी तरफ ह्योजून को रास्ते में काइट मिल जाती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से हासिल कर लेता है। बहुत सोचने के बाद ह्योजून फैसला लेता है कि वो काइट स्योरी को वापस कर देगा। रात हो जाती है, जहाँ स्योरी अपने घर के अंदर बहुत डरी हुई लेटी होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक काला साया हर रात स्योरी के घर का चक्कर लगाता था उसकी तलाश में, लेकिन ह्योनस्यो के तलिस्मान की वजह से वो साया अंदर नहीं घुस पाता। स्योरी को अचानक दरवाजे के बाहर से अजीब सी आवाज आती है। उसके चेक करने पर पता लगता है कि ह्योजून उसके लिए उसकी पतंग वापस लेकर आ गया है। बहुत अंधेरा होने की वजह से ह्योजून रात के लिए भी वहीं रुक जाता है, जहाँ वो स्योरी को अपनी जिंदगी के बारे में बहुत बातें भी बताता है। सुबह होते ही वो जाने लगता है। स्योरी उसे काइट भी गिफ्ट में दे देती है। जब वो काइट लेकर ओके के पास पैसे लेने आता है तो ओके अपने वादे से पीछे हटकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। इनकी बातों से पता चलता है कि ह्योजून की माँ ओके की माँ के लिए नौकरानी का काम करती थी। ह्योजून अपनी माँ को इस काम से आजादी दिलाना चाहता था, इसलिए वो पैसे कमाने के पीछे इतना पागल था। ओके की बातें सुनकर ह्योजून गुस्से में उसे पीट देता है, जिसकी वजह से ओके की माँ उसकी माँ को बहुत सुनाती है। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि ह्योनस्यो को एक किताब के बारे में पता चला है, जिसमें सारे कर्सेस का इलाज है। उस किताब को ढूंढते हुए वो अपने लोगों के साथ एक अंधेरे टेम्पल में पहुंचता है। वहाँ पर उन्हें किताब मिल जाती है, जिसमें लिखा था कि कर्ज खत्म करने के लिए वहाँ मौजूद सारी मैजिकल कैंडल्स को जलाना होगा। स्योरी की सालगिरह का दिन आ जाता है। योन उसे बाउंड्री से बाहर फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है। उसके बहुत मनाने पर स्योरी उसके साथ बाउंड्री से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से ह्योनस्यो का सारा जादू खत्म हो जाता है। दोनों फेस्टिवल में बहुत एंजॉय करते हैं, जिसके बाद योन स्योरी को वापस घर छोड़ जाता है। रात होते ही काला साया दोबारा स्योरी के पास आता है और इस बार ह्योनस्यो का जादू खत्म हो जाने की वजह से स्योरी के अंदर घुस जाता है, जिससे होंगजू को पता चल जाता है कि कर्ज एक्टिवेट हो चुका है। योन भी बहुत बीमार पड़ जाता है। होंगजू ह्योनस्यो से उसके घर मिलने आती है, जहाँ वो उससे स्योरी का पता पूछती है, लेकिन ह्योनस्यो उसे कोई जवाब नहीं देता। योन की माँ उनकी बातें सुनते हुए अपने बेटे की सुरक्षा के लिए होंगजू को स्योरी का पता बता देती है। ह्योजून अपनी माँ के साथ अपने जमा किए हुए पैसों से चाइना जाने का फैसला करता है और दोनों भाग निकलते हैं। ह्योजून अपनी माँ को जंगल में एक सेफ हाउस में छुपाता है और खुद टिकट लेने के लिए चला जाता है। स्योरी पर भी होंगजू अपने लोगों के साथ हमला कर देती है, जिसे बचाते हुए ह्योनस्यो के सारे लोग मर जाते हैं। ह्योनस्यो स्योरी को लेकर भाग निकलता है। होंगजू के लोग उनका पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से ह्योनस्यो स्योरी को जादुई किताब देते हुए कर्ज खत्म करने का तरीका बताता है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से अकेले भगा देता है। होंगजू पीछे ह्योनस्यो को मार डालती है, जिसके बाद उसके लोग स्योरी के पीछे जाने लगते हैं। ह्योजून भी वहीं से गुजरते हुए स्योरी को खतरे में देख लेता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसके दिल पर तीर लग जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। तभी होंगजू के दूसरे लोग स्योरी पर भी तीर
चला देते हैं जो तीर लगते ही पानी में गिर जाती है। स्योरी आखिर सारी उम्मीदें खोकर अपनी जान सैक्रिफाइस करने का सोच लेती है, जिसके बाद हम उसे डूबता हुआ देखते हैं। साथ ही प्रिंस और यॉन दोनों की तबीयत ठीक हो जाती है। योनसियो के एक साथी ग्वांग को भी कोई आदमी बचा लेता है। फिर ह्योजून को दिखाया जाता है जो होश में आकर देखता है कि तीर असल में उसके चेस्ट में छुपे हुए मिरर से होता हुआ उसे लगा है। जब वो मिरर हटाता है तो उसकी चोट खुद ठीक हो जाती है, जिसके बदले में उसके चेस्ट पर एक अजीब सा निशान बन गया है। जब ह्योजून अपनी माँ के पास दोबारा पहुँचता है तो देखता है कि जहाँ उसने अपनी माँ को रखा था वहाँ आग लग चुकी है। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है। आग के पास ह्योजून को एक रिंग भी गिरी हुई मिलती है, जिसे वो पहचान लेता है क्योंकि वो ओके की रिंग थी। महल में शिम होंगजू से प्रिंस के बीमार होने की वजह पूछ रही थी, क्योंकि उसने अभी तक किसी को स्योरी के जिंदा होने के बारे में नहीं बताया था। शिम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, जिस वजह से वो अपने लोगों को उसे मारने भेज देती है। होंगजू को भी शिम के प्लान का पता चल जाता है, जिस वजह से वो प्रिंस के पास आकर उसकी बॉडी में से अपनी डाली हुई ब्लैक स्पिरिट को निकालकर अपने साथ ले जाती है। ऐसे प्रिंस भी मर जाता है। अब हम 5 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ ओके रॉयल ऑफिसर बन गया है और ह्योजून उसके साथ काम कर रहा है। एक नए राजा किंग स्योंजू को भी प्रिंस की जगह रख लिया गया है, जिसके साथ योन स्पेशल एजेंट के तौर पर काम करता है। शिम भी अब क्वीन डुवैगर बन चुकी होती है, जिसकी स्योंजू से बिल्कुल नहीं बनती। फिर पता चलता है कि योन एक मास्क पहने हुए थीफ की तलाश में था, जो लोगों को मारकर उनका दिल लेकर गायब हो रही थी। ये थीफ होंगजू के लिए ही काम कर रही थी, जिसका किसी को नहीं पता था। होंगजू के पास हम ह्योनसियो की बॉडी को भी देखते हैं, जिसे उसने बचा लिया था, लेकिन वो कोमा में था। आगे हमें स्योरी को दिखाया जाता है, जो छुपे हुए टेम्पल में रह रही थी। यहाँ बताया जाता है कि ग्वांग स्योरी को पानी में से निकालकर टेम्पल में ले आया था, जहाँ पहले से ह्योनसियो ने जादू कर रखा था। स्योरी के तलिस्मान के अंदर आने के बाद कर्स का असर रुक गया था, जिस वजह से 5 साल पहले सब खुद ठीक हो गए थे। इन 5 सालों में स्योरी के पास कुछ खास ताकतें भी आ चुकी थी। अब स्योरी ग्वांग की मदद से टेम्पल में मौजूद कैंडल्स को जलाने में लगी थी। उसने आधी से ज्यादा कैंडल्स जला ली थी। अब बस कुछ ही बाकी थी। ह्योजून अपनी माँ का बदला लेने के लिए ओके के खिलाफ सबूत जमा करने में लगा था, जिसका ओके को पता चल जाता है और वो ह्योजून को रेड थीफ होने के इल्जाम में फंसवा देता है। इस वजह से ह्योजून को पकड़ने योन को भेजा जाता है। ह्योजून इनसे भाग निकलता है, लेकिन भागते हुए वो जंगल में एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। स्योरी को योन के पास होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो बेदहानी में तलिस्मान से बाहर निकल जाती है, जिससे उसका कर्ज दोबारा आ जाता है। दूसरी तरफ योन भी बेहोश हो जाता है। स्योरी ह्योजून को पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ देख उसे अपनी पावर्स के जरिए बचा लेती है। जो बेहोश हो चुका था वो उसे अपने साथ टेम्पल में ले आती है। जब ह्योजून को होश आता है तो वो आसपास किसी को ना देख घूमने लगता है। वहाँ उसे एक बोतल पड़ी हुई मिलती है, जिस पर इंटेलिजेंस पोशन का नाम लिखा था। बिना सोचे समझे ह्योजून उस पोशन को पी जाता है, जिसके बाद वो मैजिक बुक को पढ़ने लगता है। अचानक एक आवाज की वजह से ह्योजून गलती से उस किताब को कैंडल के पास ले आता है, जिसकी वजह से वो किताब जलकर राख हो जाती है। ग्वांग स्योरी के साथ, जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था, वहाँ आता है। दोनों उस किताब को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ह्योजून को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ह्योजून उन्हें बताता है कि उसने किताब याद कर ली है, जिसकी वजह से ग्वांग उसे एक नई किताब लिखने का थोड़ा सा वक्त देकर जिंदा छोड़ देता है। स्योजून को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर होंगजू उसे अपने काले जादू से ठीक करने का वादा करते हुए उसे वापस महल में लेने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। होंगजू को देखकर शिम खुश नहीं होती, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। ह्योजून भी किताब लिखना शुरू हो जाता है, लेकिन एक दिन ग्वांग को उसके चेस्ट पर मैजिक मिरर का निशान दिख जाता है, जिसे वो निशान बहुत जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो कुछ याद नहीं कर पाता। कुछ दिन गुजरने के बाद ह्योजून किताब पूरी करके अपने विलेज वापस आता है, जहाँ वो सबसे छुपते हुए अपनी बेगुनाही का सबूत जमा करने लगता है, लेकिन योन उसे पकड़कर जेल में डलवा देता है,
टेम्पल के चारों तरफ के तलिस्मान पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्वांग उन्हें दोबारा ठीक करने के लिए अलग तरह की किताबें छानने लगता है। तभी एक किताब में उसे एक खास जादू के बारे में पता चलता है। उस जादू के साथ उसे मैजिक मिरर का निशान भी दिखता है, जो कि ह्योजून के चेस्ट पर था। इस वजह से ग्वांग वक्त जाया किए बगैर ह्योजून को जेल से बचाने पहुंच जाता है। वो ह्योजून को भगा कर ले आता है, जहां वापस आकर उनकी नजर स्योरी पर पड़ती है, जिस पर कर्ज का असर हो रहा था। ह्योजून फौरन स्योरी के पास भागकर आता है, जिसके करीब आते ही अचानक कर्ज का असर रुक जाता है। ग्वांग ह्योजून को कर्ज के बारे में सब कुछ बता देता है। ऐसे ह्योजून के करीब होने से स्योरी को भी इधर उधर घूमने की आजादी मिल जाती है। शिम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ह्योन्सियो को भी दोबारा महल में ले आती है, जो कि जाग चुका था। जब ग्वांग को इसका पता चलता है तो वो फौरन ह्योन्सियो से मिलने आता है। यहाँ ह्योन्सियो उसे बताता है कि कैसे आखिर कैंडल जलाने के लिए स्योरी को ट्रू लव सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी, यानी उससे सच्चा प्यार करने वाला ही उसकी मदद कर सकता है। ये लोग मिलकर यौन के प्यार को टेस्ट करते हैं, लेकिन प्यार खास मजबूत ना होने की वजह से यौन पर से कर्ज का निशान गायब हो जाता है। स्योरी ह्योजून के साथ काफी वक्त बिताना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ह्योजून को उससे प्यार हो जाता है। इतने में कोई होंगजू को इनका पता बता देता है और वो अपने लोगों के साथ इनके पास पहुंच जाती है। वो अपने साथ एक खास चाकू लाती है, जिसकी मदद से वो ह्योजून के मैजिक मिरर वाले निशान पर वार कर देती है। ह्योजून बहुत जख्मी हो जाता है और मैजिक मिरर का निशान भी गायब हो जाता है। स्योरी का कर्ज वापस आ जाता है, लेकिन वो उसे ऐसी हालत में देख बहुत गुस्सा हो जाती है। अपनी पावर्स की मदद से वो होंगजू के सारे लोगों को बहुत मारती है, जिसके बाद वो होंगजू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वांग उसे रोककर ह्योजून के साथ उसे वहाँ से ले जाता है। स्योरी ह्योजून का ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है, लेकिन मैजिक मिरर का निशान गायब होने की वजह से वो भी कर्ज का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो स्योरी से प्यार करता था। ह्योन्सियो ह्योजून के प्यार को टेस्ट करने उसके पास आता है। वो उसे एक पोशन देते हुए कहता है कि उसे पीने से वो स्योरी की सारी यादें भूल जाएगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन ह्योजून पोशन पीने से साफ इनकार कर देता है, जिसे देखकर ह्योन्सियो को उसके प्यार का यकीन हो जाता है। ह्योन्सियो एक प्लान बनाने लगता है। कर्ज को थोड़े वक्त के लिए रोकने के लिए ह्योन्सियो अपना सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन होंगजू उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे ऐसे हाल में देख ब्लड कनेक्शन के जरिए उसे बचा लेती है, यानी अब अगर दोनों में से एक भी मरेगा तो दूसरा खुद मर जाएगा। यहाँ ये भी राज खुलता है कि ह्योन्सियो असल में होंगजू का टीचर था, लेकिन होंगजू के काला जादू का पीछा करने की वजह से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। शिम सबके सामने स्योरी को लाकर उसके प्रिंसेस होने का सच बता देती है, जिससे किंग स्योजून खास खुश नजर नहीं आता, लेकिन वो शिम के सामने कुछ बोल नहीं पाता। स्योरी प्रिंसेस बनने के बाद सबसे पहले होंगजू के काले जादू करने वाली जगह को छांटती है, जहाँ उसे प्रिंस की ब्लैक स्पिरिट वाला जार मिल जाता है। वो उस जार को शिम के हवाले कर देती है, जो रोते हुए जार को तोड़कर प्रिंस की स्पिरिट को आजाद कर देती है। इससे होंगजू अंदर से कमजोर पड़ जाती है। ह्योजून को पता चलता है कि किंग की बीमारी के पीछे होंगजू का ही हाथ था, और वो ये खबर किंग को दे देता है, जिस वजह से किंग होंगजू को आखिर जेल में डलवा देता है। ओके को भी सजा मिल जाती है और उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद शहर में अचानक एक प्लेग फैल जाता है, जिसमें सब ये र्यूमर फैला देते हैं कि इसके पीछे प्रिंसेस का कर्ज है। होंगजू भी किंग को उससे मिलने बुलाती है, जिसे वो अपनी बातों में दोबारा ले आती है और इस बात पर यकीन करवा देती है कि स्योरी के मरने से ही सब ठीक हो सकता है। स्योजून स्योरी को ह्योजून के साथ जेल में डलवा देता है। वो उनको मारने का भी हुक्म दे देता है, लेकिन ह्योजून किंग को समझाता है कि कैसे कर्ज खत्म करने के लिए स्योरी को मारना नहीं है, बल्कि हिडन टेम्पल्स की कैंडल्स जलानी है। स्योजून उसकी बातों पर यकीन करते हुए स्योरी के साथ उसे वहाँ से भगा देता है। दोनों टेम्पल पहुँच जाते हैं, जहाँ ह्योन्सियो ह्योजून से मिलने आता है। वो ह्योजून को ट्रू लव सैक्रिफाइस के बारे में बता देता है, जिसका सुनते ही ह्योजून अपना सैक्रिफाइस करने का इरादा कर लेता है, लेकिन होंगजू भी हार नहीं मानती। वो जेल से भाग निकलती है। ह्योजून कुछ दिन स्योरी के साथ गुजारने के बाद उससे शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद
बाद ग्वेंग की मौजूदगी में दोनों टेम्पल में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों साथ एक पहाड़ी के ऊपर बैठे नजारा एंजॉय करते हैं, जहाँ स्योरी ह्योजून को एक पोशन के जरिए सुला देती है। ग्वेंग को जब आखिरी कैंडल जलते हुए नहीं दिखती तो वो दोनों को ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे ह्योजून मिल जाता है। वो ह्योजून को फौरन होश में लाता है और दोनों भागते हुए टेम्पल की तरफ आने लगते हैं, लेकिन स्योरी इनके आने से पहले ही अपना सैक्रिफाइस कर देती है, जिससे आखिरी कैंडल जल जाती है और कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सारी कैंडल्स जलते देख ह्योजून बहुत रोता है, जिसके बाद वो रॉयल डॉक्टर बनने का फैसला करता है, क्योंकि वो एक ऐसी बुक लिखना चाहता था जिसमें सारी बीमारियों का इलाज हो। होंगजू भी पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जिसे देखकर ह्योनस्यो योन की मदद से अपने साथ होंगजू को आग में जला देता है। ऐसे ये दोनों मर जाते हैं और योन अपने पिता को मरते देख रोते हुए नजर आता है। अब हम 40 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ ह्योजून रॉयल डॉक्टर बन चुका है। वो अपने एक स्टूडेंट के साथ ब्लैक फॉरेस्ट में घूमने आता है, जहाँ उसे एक गेट बना हुआ दिखता है। वो अकेले उस गेट में एंटर होता है, जिसके बाद उसे स्योरी की काइट उड़ती हुई नजर आती है। वो फौरन उसका पीछा करने लगता है और ऐसे उसकी स्योरी से मुलाकात होती है, जो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। ह्योजून भी रोने लगता है। ऐसे ये कहानी यहीं मिस्टीरियसली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।